अब देखिएगा, हम अपने फर्स्ट पेपर का पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। मैट्रिक्स जो हमारी ख़त्म हो चुकी है, अब लीनियर अलजेब्रा आ रहा है। ये लीनियर अलजेब्रा से पहले बीएससी पार्ट में जो है मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ाया गया था, अलजेब्रा पढ़ाया गया था। उस अलजेब्रा में सबसे लास्ट जो डेफिनेशन हो गई थी वो फील्ड की हो गई थी। तो यहाँ पर अभी आपको वेक्टर, अब लीनियर अलजेब्रा पढ़ने के लिए आपको स्टार्टिंग जो करनी है वो बीएससी पार्ट 1 के फील्ड से करनी है। तो डेफिनेशन पुरानी हो चुकी है, अभी फील्ड की डेफिनेशन जो है मैं लिख देता हूँ। फील्ड की डेफिनेशन कोर्स में नहीं है, लेकिन जितनी भी पढ़ाई होगी हमारी वो इसी के बेस पर होगी। अब मैं फील्ड के लिए लेने जा रहा हूँ। ये है फील्ड। एक आपके पास नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और उसमें दो ऑपरेशन डिफाइंड होने चाहिए, एडिशन भी डिफाइंड होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। तो टोटल फील्ड के पास 11 प्रॉपर्टी होती हैं। 5 होती हैं प्लस के लिए कि वो एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और 5 होती हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए कि मल्टीप्लाई में भी वो एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और एक जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरह से 11 प्रॉपर्टी मिल करके हमारा जो है फील्ड तैयार हो जाता है। ये है एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एफ कॉमा प्लस कॉमा डॉट, वेयर एफ इज नॉन एम्प्टी सेट, where F is non-empty set is called filled if following property are satisfied। और नीचे ये तीन, अब जो प्रॉपर्टी लिखने वाले अगर ये सेटिस्फाई हो जाएगी तो हमारा जो सेट होगा वो फील्ड बन जाएगा। फील्ड को आप F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर नंबर 1 में लिख देते हैं F इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। F जो है एबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। अब आपको बीएससी पार्ट 1 की बातें जो है याद ताजा करनी पड़ेगी। इसमें फर्स्ट पॉइंट हो जाता है a प्लस बी बिलोंग्स टू f फॉर एवरी वैल्यू ए बी बिलोंग्स टू f। ये हो जाता है क्लोजर लॉ फॉर एडिशन। सेकंड, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी फॉर एवरी वैल्यू ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। ये आपका एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। थर्ड, आइडेंटिटी है 0 बिलोंग्स टू एफ इज एडिटिव आइडेंटिटी। 0 belongs to F is additive identity। 0 plus A is equal to A plus 0 for every value A belongs to F। अब एडिटिव इनवर्स में आते हैं। फोर्थ, each element of F must have additive inverse। i.e. A belongs to F is to implies minus A belongs to F such that A plus minus A is equal to 0 is equal to minus A plus A। ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में कॉम्यूटेटिव लॉ हो जाता है A plus B is equal to B plus A for every value A B belongs to F। ये हो गया हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ।
फॉर एडिशन। एडिशन के लिए कॉम्पिटिटिव लॉ हो चुका है। और नंबर 2 वाले पॉइंट में यही पांचों प्रॉपर्टी जो प्लस के लिए सेटिस्फाई हुई है वही पांचों प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। F is an abelian group, abelian group under multiplication। और यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, मल्टीप्लिकेटिव अगर ग्रुप है तो उस सेट में ना जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बल्कि ऐसे कहना चाहिए, एफ की जगह कहना चाहिए एफ माइनस, सेट में जीरो डाल देते हैं इस, यानी कि जो मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी देखनी है वो जीरो को छोड़ करके आपको देखनी है, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, जो एग्जिट्स नहीं करता है। फर्स्ट ए बी बिलोंग्स टू एफ फॉर एवरी वैल्यू ए बी बिलोंग्स टू एफ, ये हो जाता है हमारा क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। सेकंड, ए ब्रैकेट में बी सी, ए बी बाहर सी फॉर एवरी वैल्यू ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, ये हो जाता है हमारा एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। थर्ड, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन बिलोंग्स टू एफ इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 into a is equal to a into 1 for every value a belongs to f। फोर्थ में ध्यान रखना है, नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ f, each non-zero element of f must have multiplicative inverse। यानी कि for a belongs to f is to implies a inverse belongs to f where a not equal to 0, a inverse is equal to 1 is equal to a inverse into a। फिर पांचवी प्रॉपर्टी हो जाती है कॉम्पिटिटिव लॉ की, ए बी इक्वल टू बी ए, ये हो जाता है आपका कॉम्पिटिटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये आपका कॉम्पिटिटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इस तरह से 5 प्रॉपर्टी प्लस के लिए हो गई है और 5 प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लाई के लिए हो गई है, और इस तरह से मिलाकर के हमारी टोटल 10 प्रॉपर्टी जो है हो जाती है। दस प्रॉपर्टी हो जाती हैं। अब एक प्रॉपर्टी और बचती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी कि ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो ये होना चाहिए ए बी प्लस ए सी। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्योंकि ए लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहा है
और यहाँ बी प्लस सी ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए, ये आपका राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। तो इस तरह से अब आपको जो सेट मिलेंगे उसमें एक आपको फील्ड मिलेगा, है ना। तो जो सेट मिलेंगे वो फील्ड मिलेंगे, उस फील्ड में आपको 11 प्रॉपर्टी लगाने का अधिकार मिल जाता है। तो यानी कि आपको अब आने वाली पूरी बुक में एक फील्ड जरूर मिलेगा, है ना, एक फील्ड जरूर मिलेगा। और वो फील्ड जो होगा उस फील्ड में से 11 प्रॉपर्टी आप किसी से भी बिना पूछे लगा सकते हैं। अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत में आते हैं। अब हम बीएससी की पढ़ाई शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है सबसे पहले वेक्टर स्पेस। इस पूरे लीनियर अलजेब्रा में स्टार्टिंग में ही वेक्टर स्पेस आ जाता है। जो वेक्टर स्पेस होता है वो एक सेट होता है। जिस सेट को आपको वेक्टर स्पेस कहना है, जिस सेट को आपको वेक्टर स्पेस कहना है, उसके जो एलिमेंट हैं वो वेक्टर्स कहलाएंगे। यानी कि जिसे आप वेक्टर स्पेस कह रहे हैं वो एक सेट होगा और उसके जो भी एलिमेंट होंगे वो वेक्टर स्पेस वेक्टर्स कहलाएंगे। और जो भी एलिमेंट होगा वो मैट्रिक्स भी हो सकती है, वो 1 डायमेंशन का कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, वो 2 डायमेंशन का कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, वो 3 डायमेंशन का कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। लेकिन जो वेक्टर स्पेस होता है वो किसी फील्ड के ऊपर होता है। यानी कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक वेक्टर्स की और एक स्केलर्स की। तो ध्यान आपको क्या रखना है पूरी बुक पढ़ते समय कि वेक्टर स्पेस जो होगा उससे जो भी एलिमेंट लेकर के आएंगे उन्हें आप वेक्टर कहेंगे, और फील्ड एफ से जो एलिमेंट लेकर के आएंगे, फील्ड एफ से जो आप एलिमेंट लेकर के आएंगे उन्हें आप स्केलर कहेंगे। तो वेक्टर स्पेस से आने वाले एलिमेंट वेक्टर और फील्ड से आने वाले एलिमेंट स्केलर कहलाएंगे। अब डेफिनेशन ले लेते हैं। ए नॉन एम्प्टी सेट B is called vector space over field F। अब डेफिनेशन देख लीजिएगा। ए नॉन एम्प्टी सेट B, कोई सेट B है, इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस, वो वेक्टर स्पेस कहलाएगा ओवर फील्ड F। फील्ड F का आना जरूरी है। If for A comma B belongs to F and U comma B belongs to B comma the following conditions are satisfied। देखिएगा B के जो एलिमेंट है वो U और B के रूप में लिए गए हैं, है ना। तो ये वेक्टर्स हैं, ये फील्ड आपका F है, F से जो एलिमेंट लिए गए हैं वो A और B के रूप में लिए गए हैं। तो ये आपके स्केलर्स हैं, ये स्केलर्स हैं और ये वेक्टर हैं। अब प्रॉपर्टी ये है नंबर 1, जो आपका V वाला सेट है यानी कि वेक्टर वाला जो सेट है उसके अंदर उसे 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा प्लस के लिए। तो प्लस में जो है ये एबिलियन ग्रुप होना चाहिए जिसके अंदर 5 प्रॉपर्टी जो है वो छिप जाती है। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी में चला जाएगा V इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो जो V वाला सेट है वो एबिलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। तो इसके अंदर आपकी 5 प्रॉपर्टी आ जाती है, क्लोजर आ जाएगी, एसोसिएटिव आ जाएगी, आइडेंटिटी 0 आ जाएगी और क्या नाम इनवर्स एडिटिव इनवर्स आ जाएगा जैसे कि फील्ड में लिखाया गया था, और आ जाएगा कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन आ जाएगा। ये है नंबर 2। नंबर 2 में होता है V is closed
इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब जो नंबर 2 प्रॉपर्टी लिखी गई है, नंबर 2 प्रॉपर्टी में लिखा गया है कि बी इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब समझ लीजिएगा, फील्ड से आने वाले जो एलिमेंट है वो स्केलर्स हैं और बी से आने वाले जो एलिमेंट है वो वेक्टर है। और शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि स्केलर की मल्टीप्लाई अगर वेक्टर से करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। और हम कह रहे हैं बी इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो यानी कि बी सेट के किसी भी वेक्टर को लेकर के फील्ड के किसी एलिमेंट यानी कि स्केलर से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है उससे जो वेक्टर प्राप्त होता है वो वेक्टर सेट बी को बिलोंग्स करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो आप कहेंगे बी इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये लेते हैं A belongs to F, B belongs to capital B is to implies A B belongs to capital B। ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया है। नंबर 3 में 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ए के आगे ब्रैकेट में डाल देते हैं u प्लस बी। ध्यान रखिएगा ए स्केलर है, u और b जो है वेक्टर है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए, ए यू प्लस ए बी। सेकेंड, अब रूल ऐसे लेते हैं, a प्लस बी लेते हैं और बाहर u लेते हैं, तो अब ये होना चाहिए ए यू प्लस बी यू। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी में है, मल्टीप्लाई आ जाएगी इसमें, ए ब्रैकेट में डाल देते हैं बी बी, तो ये आपका हो जाना चाहिए स्केलर ए बी बाहर आ जाना चाहिए और स्मॉल बी वेक्टर जो है वो बाहर आ जाना चाहिए। और नंबर 4 में है 1 डॉट बी इज इक्वल टू बी, यानी कि किसी भी वेक्टर की अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको गारंटी करनी पड़ेगी कि बी जो है आपको वापस मिल जाना चाहिए। अब अगर ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो 5 प्रॉपर्टी तो इसमें हो गई एबिलियन ग्रुप में 5 और एक ये हो गई 6 और 4 ये रही 10 प्रॉपर्टी जो सेट सेटिस्फाई कर देगा वो आपका जो है एबिलियन ग्रुप वेक्टर स्पेस कहलाएगा। अब ये भी लिख देता हूं, the elements of set B are called vectors and elements of field F are called scalars। जो सेट बी के एलिमेंट आए हैं उन्हें आप वेक्टर पुकारा करेंगे और जो फील्ड एफ के एलिमेंट आए हैं उन्हें आप स्केलर पुकारा करेंगे, है ना। बल्कि ये तो नोट में लिख देता हूँ, डेफिनेशन तो वहीं खत्म हो गई है, ये नोट पॉइंट हो गया हमारा। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है, ये वेक्टर स्पेस B is a vector space B over field F is defined by BF। जब वेक्टर स्पेस दिखाना होता है तो उसकी जो नोटेशन है वो इस तरह से दिखाई गई है कि जैसे यहाँ B लिखा हुआ है ना, तो ये वेक्टर स्पेस है और ब्रैकेट के अंदर फील्ड का नाम लिख देते हैं, फील्ड का नाम लिख देते हैं। तो वेक्टर स्पेस जो है फील्ड के अंदर होगा, तो बी बाहर वाला जो लेटर है वो वेक्टर स्पेस का नोटेशन होगी और ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होगा वो फील्ड की नोटेशन होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एग्जाम्पल ये है आर क्यूब आर का मतलब है 3 डायमेंशन का स्पेस। कितना? 3 डायमेंशन का स्पेस जिसमें 3D के कोऑर्डिनेट है।
तो ये आपका वेक्टर स्पेस हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में जो आर लिखा हुआ है ये आपका फील्ड हो जाएगा। ये आर है फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। और जो ये आर क्यूब है, आर क्यूब का मतलब ऐसे पढ़ना है, आर क्रॉस आर। ये 12th क्लास की कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए क्रॉस ए बी, इस तरह से जो लिखते हैं। तो आर क्रॉस आर अगर है तो इसका मतलब आपको पढ़ना है आर क्यूब। तो ये आपको रिप्रेजेंट करती है, ये वेक्टर स्पेस है, और ये है सेट ऑफ 3D कोऑर्डिनेट्स। इसमें आपके जो है 3 डायमेंशन के कोऑर्डिनेट जो है वो आ जाएंगे। अब जो वेक्टर स्पेस है, उस वेक्टर स्पेस के लिए आपको जो शुरू में क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, क्योंकि वेक्टर स्पेस जो है स्टार्टिंग होती है। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन तो कई बार लिखने के लिए आई है, लेकिन वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन जो है आपको अभी तक पेपर में नहीं आया है, क्योंकि एक तो क्वेश्चन लंबा होता है, और एक सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कि जब यस होता है तो कोई भी बच्चा जो है वो डेफिनेशन की तरह से उसे उतार देगा, तो ही वो उसका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, इन वाले क्वेश्चंस में जो वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन है उसमें जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हमें ऐसी की ऐसी लिखनी होती है। लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स आपको रीड करने के लिए दिए जा रहे हैं, उन्हें आप लिखेंगे नहीं, आप 2 बार जो है उन्हें रीड कर लेंगे। अब इसके बाद जो है ये है एग्जाम्पल नंबर 1 बुक के अकॉर्डिंग। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 है, और 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है। ये सारे क्वेश्चन, ये सारे एग्जाम्पल जो मैं लिख रहा हूँ ये आपके बीएससी पार्ट 1 के ही क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल 1, 2, 6, 8। अब इनके लिए मैं लिख देता हूँ रीड 2 टाइम्स केयरफुली। अभी जो 4 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, इन 4 एग्जाम्पल को आप जो है केयरफुली ध्यान से जो है वो पढ़ लीजिएगा। इससे आपको ये पता लग जाएगा किस तरह से हम वेक्टर स्पेस को जो है प्रूव करते हैं। और वेक्टर स्पेस के बाद अब हमारा आ जाता है वेक्टर सब स्पेस। ये 2.7 है। वेक्टर सब स्पेस। लीनियर अलजेब्रा थोड़ा सा हार्ड होता है, और लीनियर अलजेब्रा को समझने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है कि आपको डेफिनेशन जो है वो कंठस्थ होनी चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है तो लीनियर अलजेब्रा आपको परेशान कर देगा। और क्वेश्चन तो इसके खैर कोई परेशान नहीं करेंगे, क्वेश्चन तो इसके बहुत आसान होते हैं, मैट्रिक्स से भी आसान क्वेश्चन है इसके। लेकिन आपको जो है थ्योरम जो है परेशान कर सकती है, तो इसके लिए आप डेफिनेशन जो है वो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब देखिएगा वेक्टर स्पेस था, अब वेक्टर स्पेस के बाद आ गया है सब स्पेस। सब स्पेस, वेक्टर स्पेस तो वी चल रहा है, मान लीजिएगा सब स्पेस को प्रदर्शित कर रहे हैं हम W से, और W जो होगा वो V का एक सबसेट होगा। अब हम इसे इस तरह से दे देते हैं ए नॉन एम्प्टी सबसेट, ए नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस VF। वेक्टर स्पेस VF is called vector subspace, is called vector subspace if W itself a vector space over field F। अगर फील्ड F पर जो है वो वेक्टर स्पेस हो जाता है
वो जो है उसका नाम सब स्पेस हो जाएगा। यानी कि वेक्टर स्पेस तो फील्ड पर है ही, ओवर फील्ड एफ है और उसका कोई सबसेट है डब्लू। वेक्टर स्पेस बी का कोई सबसेट डब्लू अगर आप लेते हैं और वो खुद भी वेक्टर स्पेस की सभी कंडीशन को फॉलो कर देता है तो डब्लू खुद वेक्टर स्पेस है, लेकिन सबसेट होने के कारण उसका नाम सब स्पेस पड़ जाता है। तो यानी कि किसी भी वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट अगर वेक्टर स्पेस के सभी नियमों का पालन कर देता है तो उसका नाम पड़ जाता है वेक्टर सब स्पेस। अब थोड़ा सा आपको एनकरेज करने के लिए मैं थ्योरम जो है वो बाद में कराऊंगा और पहले मैं क्वेश्चन करा देता हूँ आपको कि सब स्पेस है कैसे प्रूव करना है, जिससे कि थोड़ी सी आपकी हिम्मत बढ़ सके। तो सबसे पहले मैं नोट पॉइंट लिखता हूँ। नोट, इफ you have to prove that WF is vector subspace, then A comma B belongs to F and alpha comma beta belongs to W. This to implies A alpha plus B beta belongs to W. ये थ्योरम का रिजल्ट है। थ्योरम बाद में कराई जाएगी क्योंकि थ्योरम से आपको टिपिकल प्रॉब्लम लग सकती है। तो अगर आप किसी डब्लू को सब स्पेस प्रूव करने जा रहे हैं फील्ड एफ के ऊपर तो आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी दिखानी है। ए और बी एलिमेंट फील्ड के हैं, ए और बी एलिमेंट फील्ड के हैं और डब्लू के दो एलिमेंट अल्फा बीटा हैं। ए बी आपके वेक्टर्स हैं, ए बी आपके स्केलर हैं और अल्फा बीटा जो आपके वेक्टर हैं। तो दो तो फील्ड के एलिमेंट लेकर के आइएगा, दो सबसेट के एलिमेंट लेकर के आइएगा और सीधी करके दिखाइएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा जो होगा वो एलिमेंट डब्लू को बिलोंग्स करेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो वो सब स्पेस है और ऐसा नहीं होता है तो वो सब स्पेस नहीं है। आइए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सिखा देता हूँ सब स्पेस के ऊपर। जैसे ये है हमारी एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B में पहला क्वेश्चन है इफ आर बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स देन शो दैट। ये सेट दे रखा है, लेट इसे मैं मान लेता हूँ W इक्वल टू लिख रखा है x, सच दैट x बिलोंग्स टू R इज ए सब स्पेस ऑफ V3R। ये है W है, ये सब स्पेस है V3R का। V3R अब ऐसे लिखा हुआ है बुक में V3R, तो ये आपका वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है और V के नीचे क्या लिखा हुआ है 3, तो इसका मतलब इसमें 3 डायमेंशन के कोऑर्डिनेट लेने हैं वेक्टर स्पेस। तो यानी कि यह है 3D स्पेस। तो जितने भी 3 डायमेंशन के कोऑर्डिनेट होंगे वो सारे के सारे V3 में रहेंगे, है ना। तो पहले तो आपको नोटेशन ही सिखानी पड़ेगी मुझे। और ये R है, ये आपका फील्ड है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया है। अब बात कर रहे हैं अब V3 में 3 डायमेंशन के कोऑर्डिनेट हैं और यहाँ पर देखिएगा जो सेट हमें प्रूव करना है W है, उस W में भी 3 डायमेंशन के कोऑर्डिनेट हैं, लेकिन शर्त क्या है तीनों समान होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तीनों समान होने चाहिए। अगर x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट तीनों बराबर हो जाते हैं और x बिलोंग्स टू R, जहाँ पर R रियल नंबर है, तो सिद्ध हो जाएगा कि वो एलिमेंट जो है वो W का है। तो W में रहने वाले एलिमेंट के अंदर क्या प्रॉपर्टी है? जो भी एलिमेंट W के अंदर रहते हैं उनके तीनों कोऑर्डिनेट जो है वो समान होने चाहिए। आप देखिएगा कैसे प्रूव करते हैं। और फील्ड जो है ये हमारा R। कैसे ले लेते हैं? लेट अल्फा इज इक्वल टू लेते हैं x, x, बीटा इज इक्वल टू ले लेते हैं y, बिलोंग्स टू W। ये W के एलिमेंट हो गए और फील्ड के 2 एलिमेंट लाइएगा और A, B बिलोंग्स टू R। A और B जो है R को बिलोंग्स करते हैं। चूंकि अब आप पहले फार्मूला लिखिएगा अपना ये वाला
ए अल्फा प्लस बी बीटा, ए अल्फा की वैल्यू रख दीजिएगा एक्स 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 प्लस बी वाई कॉमा वाई कॉमा वाई। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जैसे हम ये वेक्टर लिख रहे हैं, है ना, 3 डायमेंशन के कोऑर्डिनेट, 1 डायमेंशन के कोऑर्डिनेट, 2 डायमेंशन के कोऑर्डिनेट, मैट्रिक्स, ये सारी की सारी वेक्टर कहलाती हैं। इनमें जो मल्टीप्लाई और प्लस के रूल आपको अप्लाई करने हैं वो ऐसे ही अप्लाई करने हैं जैसे मैट्रिक्स में अप्लाई करते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर बाहर ए पड़ा हुआ है, तो ए जब मल्टीप्लाई करेगा तो सबके साथ करेगा, तो यानी कि आप इसे ऐसे लिखेंगे ए एक्स कॉमा ए एक्स प्लस बी वाई कॉमा बी वाई। अब इन दोनों को आप प्लस करने जा रहे हैं, तो पहले नंबर वाले एलिमेंट पहले के साथ जुड़ेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ जुड़ेगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ जुड़ेगा। तो इजिकल टू ऐसे लिख दिया जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई कॉमा ए एक्स प्लस बी वाई कॉमा ए एक्स प्लस बी वाई। अब देखिएगा ए अल्फा प्लस बी बीटा जब बनाया तो रिजल्ट आया ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, यानी कि तीन डायमेंशन का कोऑर्डिनेट है, तीनों कोऑर्डिनेट आपस में बराबर हो रहे हैं। और जब तीनों कोऑर्डिनेट आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो बिलोंग्स करता है W को। तो ये हो जाएगा, लिख देंगे बिलोंग्स टू W। और आगे ये भी लिख देंगे सिंस ए एक्स प्लस बी वाई बिलोंग्स टू R, क्योंकि ए एक्स प्लस बी वाई जो है वो रियल नंबर होंगे। W में जब आप एलिमेंट लेंगे तो यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट W से आए हैं, यहाँ पर x लिया है, यहाँ पर y लिया है, कॉमन लगा करके यहाँ भी लिख देंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू R। और ध्यान रखना रियल नंबर का जो सेट होता है वो फील्ड है, रियल नंबर की रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रियल नंबर आएगा, और रियल नंबर में रियल नंबर ही ऐड करोगे तो भी आंसर रियल नंबर आएगा। ए रियल नंबर है, बी रियल नंबर है, एक्स रियल नंबर है, वाई रियल नंबर है, तो ए एक्स भी रियल नंबर होगा, बी वाई भी रियल नंबर होगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई जो है वो भी एक रियल नंबर होगा। और जब तीनों कोऑर्डिनेट समान हो जाते हैं तो वो बिलोंग्स करता है W को। आपको अल्फा बीटा आपने W से लिए थे और ए भी लिए थे, फील्ड R से लिए थे, प्रूव कर दिया है कि अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स करता है R को। इस तरह से प्रूव W को बिलोंग करता है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं इज टू इम्प्लाइज WA सब स्पेस ऑफ V3R। तो जो W है हमारा इस तरह से प्रूव हो जाता है कि वो सब स्पेस है V3R का। V3R का जो है सब स्पेस प्रूव हो जाता है। अब ये है दूसरा क्वेश्चन है, इफ R be the field of real number then show that W is equal to है x कॉमा y कॉमा z such that x कॉमा y कॉमा z belongs to x कॉमा y कॉमा z belongs to Q is not a subspace of V3R. Here Q is the field of rational numbers. जो Q वाला सेट है ये भी फील्ड है रेशनल नंबर्स। W में देखिएगा क्या लिया गया है, W में लिया गया है x y z। क्या लिया गया है W में, x y z लिया गया है। जब यस करना होता है तो सब चीज़ों को यस करना जरूरी है, और नो करना है तो एक ही चीज़ को नो अगर आप कर देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। सही है ना। नो में कोई सी भी प्रॉपर्टी आप मना कर दीजिएगा, यस के लिए तो मैं तरीका बता ही चुका हूँ। अब इसमें जो है यहाँ पर W में ध्यान से देखिएगा, W में 3 डायमेंशन के कोऑर्डिनेट है, और ये ध्यान रखिएगा कि x y z जो है वो Q से आने चाहिए, Q से आने चाहिए। तो यानी कि जो है Q सेट है, Q है फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स, वेयर Q इज फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स। अब हम इसमें ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि आंसर जो है वो नो में चला जाए। आंसर जो है वो नो में जाना है। अब यहाँ पर हम प्रूव करने के लिए प्रॉपर्टी का सहारा लेंगे। जो सेट R है वो रियल नंबर्स का सेट है, रियल नंबर में रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, और हमें पता है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की अगर मल्टीप्लाई करी जाए तो आंसर जो है वो इरेशनल आता है। जो रेशनल नहीं होता है यानी कि जो एलिमेंट बनेगा वो स्केलर मल्टीप्लाई को फॉलो नहीं करता है। अब हम ऐसे ले लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू ऐसे ले लीजिएगा 1, 2, 3
बिलोंग्स टू W। 1, 2, 3 तीनों रेशनल नंबर्स हैं। इस एलिमेंट को मैंने अल्फा मान लिया है। अब सेट R से एलिमेंट लेने जाता हूँ, चूँकि ऐसे ले लीजिएगा √2 इक्वल टू A बिलोंग्स टू, ये एलिमेंट मेरा R का आ गया है। ये रियल नंबर मैंने ले लिया है A इक्वल टू √2। अब मैं लेता हूँ, चूँकि A अल्फा इक्वल टू √2 1, 2, 3, ये हो जाएगा √2, 2, √2, 3 √2। अब ये जो एलिमेंट है √2 है, 2√2 है और 3√2 है, ये इरेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल नंबर है, तो यानी कि ये जो एलिमेंट है मेरा W को बिलोंग्स नहीं कर सकता। ये हो जाएगा इज डज नॉट बिलोंग्स टू W। अब वेक्टर स्पेस की एक प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर वेक्टर स्पेस सिद्ध करना है तो सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए और मना करने के लिए कोई सी एक बहुत है। तो यहाँ पर आप सिद्ध कर चुके हैं W इज नॉट क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। W is not closed under scalar multiplication. So W is not subspace of V3R। तो इस तरह से प्रूव हो जाता है कि ये V3R का सबस्पेस नहीं है।